हैं आप सभी लोग? कोर्सा परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है, दिल खोल के आप सभी का कोर्सा क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या कल का वीडियो आपने देखा? कल की वीडियो वास्तविक संख्या यकीन बैच का अपना शुरुआत हो चुकी है, यकीन बैच की शुरुआत हो चुकी है। 3 प्रश्न कल करवाए थे और पूरा जो है बेसिक मैंने पढ़ा। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या रियल्स नंबर कितने नंबर की है? 4 नंबर की है बच्चों। ध्यान रखना 4 नंबर पक्के होने वाले हैं हमारे अगली क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर अपने 2 दिनों के अंदर 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या प्रश्न है? चौथा प्रश्न ध्यान से देखना। क्या 3 प्रश्न किए? क्या कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट में बता देना। डाउट सॉल्विंग क्लास इस जो चैप्टर के बाद आपके पास डाउट सॉल्विंग क्लास मिल जाएगी। चलो प्रश्न संख्या 14 क्या है? यदि हैसियत, इस संख्या का हैसियत कितना है? 9। संख्या कौन कौन सी? 306 और 657। 306 और 657 दो संख्या है, और इसका हैसियत, हैसियत का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। जी सर जी, महत्तम समावर्तक कितना है? 9 है। ध्यान रखना, लिख दो आप। इसका जो हैसियत है, इस संख्या का हैसियत हल कर ले, हम सॉल्व कर ले। प्रश्न पूरा आज मैंने लिख दिया है, चलो ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करो। इसी संख्या का आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्या यहां तक बातें समझ में आई? हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, क्या अभी तक आपको वो सिद्धांत याद है? फटाफट बता दो। यदि किसी संख्या का एलसीएम इनटू उसी संख्या का हैसियत जो है हम मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है। मैंने ये बताया कि जैसे ये दोनों संख्या है, क्या था? ध्यान से सुनना। ये दोनों संख्या है, इसका एलसीएम और इसी का हैसियत, इसी संख्या का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का जो हैसियत और एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलसीएम और एलसीएम है वो इन किसके बराबर आएगा? तो वो इन्हीं दो जो नंबर है, इन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर है। वापिस समझना, क्या समझाना चाहता हूं कि इसी का हैसियत 9 है और इसी का कुछ एलसीएम आएगा, वो जो दोनों आएंगे वो अपने जो है इसी संख्या ए और बी के बराबर आएंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई? आगे देखते हैं क्या देखना आगे। हमको क्या निकालना है यहाँ पर? एलसीएम। क्या पर क्या निकालना है? इस प्रश्न के अंदर आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो हैसियत दिया हुआ है तो ये सिद्धांत लगाएंगे डायरेक्ट। एलसीएम एक चीज का निकालना है तो अब यहां लिख दो एलसीएम इनटू हैसियत इस चीज का कितना दिया हुआ है? हैसियत कितना दिया हुआ है? 9 बराबर इन दोनों संख्याओं का क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। संख्या कौन कौन सी है? 30665। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? आपको यहां तक बातें समझ में आ गई? कमेंट में हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। आवाज सही आ रही है तब भी कर दो। आगे देख लेते। अब आपको एलसीएम तो यहां निकालना ही है। अब क्या करोगे? 9 को भेज दोगे उधर। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, 9 इधर गुणा में है, उधर जाते किस में हो जाएंगे? फटाफट बता दो। 9 उधर जाते किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे, भाग में। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन। यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलो एलसीएम कितना होगा? क्या मैं लिख दूं? क्या लिख दूं या आप कैलसी में कर दोगे? आप घर पे जाके या मल्टीप्लाई करके 9 का भाग दोगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 33 8। भाई मैंने आंसर पहले से देख लिया है, क्योंकि आंसर इतना बड़ा है तो यहाँ गुणा भाग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अपना 0% टाइम वेस्ट करना है। अपने तो जो है क्या लिखना भूल गया आज मैं, क्या लिखना भूल गया? 100 में से पूरे 100 नंबर। ये तो हर पेज पे होना चाहिए, अपने हर पेज के अंदर आपके होना चाहिए। ये तो अब की बार आने वाला है, ये ड्रीम अब की बार आपका पूरा होना ही वाला है। चलो क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला एक बार वापस देख लें। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि किसी संख्या का एलसीएम और किसी संख्या का हैसियत, इन दोनों का यदि गुणा करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के बराबर है। मतलब कि इन जो इसका हैसियत 9 है और इसी का एलसीएम ये है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो इन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर आएगी। इसी सिद्धांत लगाया, एलसीएम इनटू एचसीएफ कर दिया और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलसीएम हमको निकालना है, 9 को भेज दिया इधर, गया भाग में, और 306 और 657 का कर दिया गुणा और 9 का दे दिया भाग, तो हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आपके पास आ गया। क्या आपका चौथा प्रश्न हो गया? क्या चौथा प्रश्न हो गया? तो अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं।
अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृत, सुनना प्रश्न मोस्ट है, अब की बार के लिए प्रश्न मोस्ट। क्या प्रश्न है कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या कितनी है? n। प्राकृत संख्या कितनी है? n के लिए 6 की पावर n है। 6 की पावर जो n है, 6 की पावर ये n, और ये जो n है ये क्या है? एक प्राकृत नंबर है, प्राकृत संख्या। ये क्या है? प्राकृत संख्या। 6 की पावर जो n है ये प्राकृत संख्या। क्या ये 6 की पावर n अंक जो है ये 0 पर समाप्त हो सकता है? मतलब कि ये जो है पावर कितनी होगी कि 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी माना कि यहाँ होगी 6 0। क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है? इसने ये पूछा। ऐसे भी हो सकता है 6 2 0, मतलब कि किसके समाप्त होनी चाहिए? 0 पर। क्या ये जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये समझ रहे थे। माना कि ये 0 पर समाप्त होती, माना क्या हमने, माना कि 0 पर समाप्त होती है। अब क्या शर्तें रहेगी कि 0 पर समाप्त होगी? तो शर्तें ये रहेगी कि 0 की समाप्ति की शर्तें क्या होती है? चूंकि कि 6 की पावर n है, अब n की जैसे 60 आया, अब 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाओगे तो कितना आएगा? जैसे कि 2 30, 2 15, 3 और 5 और 5 और 1। ध्यान रखना मेरी बात, सुन लेना कि जिसके 0 में, जिसके इकाई में 0 है उसका एक जो गुणनफल अवश्य 2 होगा और एक उसका गुणनफल अवश्य और अवश्य 5 होगा। मैं वापिस बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि किसी का 0 पर समाप्त हो, यहां लिखा हुआ है 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि 0 पर समाप्त होने का मतलब इसका इकाई का अंक 0 है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 2 होना आवश्यक और एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक रहेगा। 3 हो या ना हो, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। एक आपके पास 5 जरूरी है, एक 2 जरूरी है, कोई भी ले लो आप संख्या। मान लो 10 ले ली, 10 में 2 का दिया 5 आया, 5 1। आप मांगो को वो जो का वो लो, मान लो कि 20 ले ली, 2 दिया 10 आया, 2 दिया 5 आया, 5 आया 1 आया। याद ये तो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब कि किसी भी 0 वाले इकाई में 2 अवश्य है, 5 अवश्य है, 2 और 5 अवश्य, ठीक है। मतलब कि यदि इसका हम गुणनफल करते हैं और 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 0 पर समाप्त होगी, और नहीं आते हैं इसका मतलब नहीं। चलो 6/n का गुणनफल कर दो, तो 6/n को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 3 की पावर n लिख सकते हो, 2 की पावर n × 3 की पावर n लिख सकते हो। यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। इसमें 2 की पावर n मौजूद है, लेकिन 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 5 मौजूद नहीं, 5 मौजूद नहीं है, मतलब अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आ गया कैसे किया? वापिस एक बार, इसमें ये ध्यान है कि n एक प्राकृत संख्या, मतलब n 1 से ज्यादा है। प्राकृत का मतलब 1 से ज्यादा है, 0 तो नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या है और उसमें माना 0 पर समाप्त होती है, हमने मान लिया। लेकिन 0 पर समाप्त होने की शर्तें क्या है? मैंने यहाँ लिखवाई है कि इसका एक गुणनफल 2 होना चाहिए और एक गुणनफल 5। ये दोनों गुणनफल होने आवश्यक है। क्या ये दोनों गुणनफल है? नहीं सर जी, केवल और केवल कितना है? तो केवल और केवल 2 गुणनफल है, 5 नहीं है। 5 नहीं है मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या 5वां प्रश्न हो गया? केवल इस प्रश्नावली के 2 प्रश्न रहे, फटाफट 2 प्रश्न कर देंगे। ये प्रश्न आप उतार दो, मैं थोड़ा चला जाता हूं साइड के अंदर, प्रश्न जरूर से उतार देना। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना कौन सा होगा? छठा प्रश्न। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। रात को थोड़ी लाइट गई थी तो ये जो है सुबह में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो सुनना आराम से। छठा प्रश्न है, चौथा और पांचवा कर दिया था। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या? सुनना क्या है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13। ये देख रहे हैं, ये प्लस है, ध्यान रखना। 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें +5 है, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें क्या है और इसमें, ये दोनों संख्या दी हुई है। पहली संख्या कौन सी दी हुई है? कि 7 × 13 + 13 और यहाँ ठेठ 7 से लेकर 1 तक तो गुणा है और 5 से उसमें। तो इसने ये पूछा कि भाज्य संख्या है, इसने ये तो बताया कि भाज्य संख्या है, पर क्यों है?
भाज्य संख्या तो है, पर ये भाज्य संख्या क्यों है ये पूछा। एकदम सिंपल। सबसे पहले ये ले लेते, माना कि ये ले लिया 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब हमने एक पद माना ये पूरा और एक माना ये। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। एक पद हमने ये माना और एक पद ये माना। अब इसका देख लेते, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। क्या आपको 13 कॉमन दिख रहा है? 13 कॉमन है जी सर जी, तो 13 ले लो आप कॉमन। क्या बचेगा इधर? तो 7 × 11, इधर क्या बचेगा? इधर बच जाएगा 1। 0 नहीं बचेगा। कैसे बचा देख लो, 13 ले लिया इस पद में से कॉमन, तो यहाँ से 13 हट गया, यहाँ आ गया बात। 7 × 11 इंटू यहाँ क्या रहेगा 1, तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का प्लस आ गया, और 13 में ही कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? तो बचेगा आपके 1। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? जी सर जी, यहाँ तक आपको बातें समझ। चलो प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो 13, 7 × 11 कितना हो गया? 777 प्लस 1, तो 13 और 7 8। अब इसके जो है आप क्या करो, अब भाज्य गुणनखंड। तो क्या होंगे भाज्य गुणनखंड? तो भाज्य गुणनखंड होंगे आपके 13 × 2 × 3 × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। ये इसके क्या हुए? तो ये इसके आपके अभाज्य गुणनखंड हुए। कैसे हुए मैं समझाता हूं, ध्यान रखना। देखो 13 ये ऐसे कैसे उतार दिया? अब 78 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना, तो आपको भी अभाज्य गुणनखंड करना। अब जितनी ज्यादा अभाज्य गुणनखंड की प्रैक्टिस करोगे, आप देखो 3 दूनी 6 और 6 × 13 कितना होता है? क्या ये सब संख्या आपको अभाज्य दिख रही है? जी सर जी, ये सब संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता है? जी सर। तो ये सब संख्या अभाज्य है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या प्रमेय लिखवाऊं आपको? हमने एक प्रमेय क्या पढ़ी थी कि यदि कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अंदर गुणनफल किया जाए, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के अंदर गुणनफल किया जाए, तो वो संख्या अद्वितीय रहती है। क्या प्रमेय पढ़ी थी? पहली क्लास देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। प्रमेय हमने पढ़ी थी। प्रमेय क्या पढ़ी थी कि किसी भाज्य संख्या का यदि जो गुणनखंड है, किसी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याओं में आ जाता है। हमारा ये गुणनखंड अभाज्य संख्याओं में आया। जी सर जी, ये गुणनखंड अभाज्य संख्या में आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? ये संख्या भाज्य संख्या। चलो एक और इसका भी चेक करते, क्या इसका आ रहा है? तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें क्या क्या कॉमन है? क्या है? इसमें हम दो पद बनाएंगे, एक प्लस के इधर वाला ये पूरा पद, और एक बना दिया ये। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 5 कॉमन। क्या बचा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एकम 5। यहां तक समझ में आया? अब इन सबको क्या कर दो आप? इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। 7 × 42 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 7 × 42 5, 42 चौके 4 दूनी 8 और 4 7 16, 168 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। मैं आराम से कर रहा हूं, ध्यान दे। मैं केवल गुणा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। आप ध्यान रखना, आप बोले सर क्या कर रहे हैं, तो मैं केवल और केवल गुणा कर रहा हूं। जी हाँ बच्चों, तो गुणा। तो अब क्या कहेंगे? 168 8 या 24, चलो 6 8 6 3 18 19, तो 20, 3 एकम 3 और 2 5, 504 × 2 × 1 प्लस 1। 5 ये का यही रहेगा। जी सर जी, 504 × 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1008 × 1 और प्लस 1। पहले इंटू करेंगे तो 1008 को 1 से गुणा करें 1008 ही आएगा। जी सर जी, इतना ही आएगा। तो 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? देखो डायरेक्ट इंटू लिख दो आप। 1008 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 और 9। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ये दोनों संख्याएं भी अभाज्य हैं। ये दोनों संख्या अभाज्य हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी वही प्रमेय लागू होगी, और इसका मतलब ये संख्या भी भाज्य, ये संख्या भी भाज्य। क्या यहाँ तक प्रश्न समझ में आया? यहाँ तक प्रश्न समझ में आया कि नहीं? क्या पढ़ा हमने? सिंपल कि व्याख्या करनी कि दोनों संख्या भाज्य है, लेकिन क्यों है? बिकॉज क्यों इस भाज्य संख्या क्यों? वाई? तो हमने कह दी व्याख्या किया कि ये देखो इसमें दो पद, प्लस के इधर वाला एक पद रख दिया, एक प्लस के उधर वाला। सिंपल वे में समझना, प्लस के इधर वाला और प्लस के उधर, दोनों में कॉमन इधर 13 आ रहे, इधर दो कॉमन 5 आ रहे।
फिर आपने क्या करता 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 कर दिया, जी सर जी कर दिया। फिर 13 का 13 आ गया, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 आ गया, जी सर जी आ गया। 77 इंटू 78 हो रहा है, और 78 का हमने क्या निकाल दिया, अभाज्य गुणनखंड। और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा वो संख्या क्या होगी, वो संख्या भाज्य होगी। समझ में आ गया, जी सर जी समझ में आया, हमने प्रमेय पढ़ा था और वो का वही प्रमेय हमने यहाँ पर लागू किया। यहाँ पर 5 कॉमन लिया और ये क्या अगला प्रश्न करा जाए, क्या एक्सरसाइज 1.1 का अगला प्रश्न के लिए बढ़ लूं, फटाफट बोल दो। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सबसे लास्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट है, ये प्रश्न इस बार परीक्षा के लिए मोस्ट है। मुझे तो लगता है ये प्रश्न अब की बार आने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये प्रश्न अब की बार आने वाला है। प्रश्न बहुत मोस्ट है, सुनना क्या प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। 3 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और 4 नंबर में। प्रश्न बड़ा है, क्या है कि किसी खेल के मैदान में प्रश्न बड़ा है उतना ही सरल है, प्रश्न बड़ा है उतना ही सरल है, केवल और केवल आपको प्रश्न समझना है। क्या प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, कोई मैदान है, ग्राउंड है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ जैसा वृत्त मैंने बना दिया। ये क्या है, कोई ग्राउंड है, खेल का मैदान है और इसके चारों ओर वृत्त। इसी वृत्ताकार चक्कर लगाने में सोनिया को, इसी वृत्त में जो है यहाँ पर जब सोनिया दौड़ती है तो यहाँ से जब स्टार्ट होकर वापस यहाँ इस तक आती है, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको लगता है सोनिया को 18 मिनट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सोनिया को लगते हैं आपके 18 मिनट। 18 लिख दिया, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। मतलब कि सोनिया यहां से यहां तक आती है तो 18 मिनट, और यदि यहां से रवि आता है तो लगते हैं केवल और केवल 12 मिनट। अब आपको क्या करना है, सुनना। अब आपको मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मतलब दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में, माना कि 9 बजे एक ही स्थान पर। मैंने माना है 9 बजे, यहां लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। माना कि जबकि इसी मैदान पर, माना कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते, मतलब दोनों यहाँ तरफ इसी तरफ जाने वाले, एक ही दिशा में, कोई भी आप ये मान लो यार, ठीक से। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। चलो पूरा प्रश्न समझ लिया। समझ प्रश्न क्या, सिंपल सुनना कि जो है दोनों, देखो सोनिया को है तो इस ग्राउंड के पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते, ठीक सर, और रवि को इसका पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न में ये पूछा कि दोनों यहां से रवाना हो रहे, दोनों एक ही टाइम पर रवाना हो रहे। सुनना, यहां से रवाना हो रहे और एक ही टाइम पर रवाना हो रहे हैं, तो वापिस यहां आएंगे तो दोनों यहां पर साथ में आएंगे, साथ में यहाँ पर टच होने चाहिए। उसमें आपके कितना समय जो लगेगा कि वहां पर कितने समय के बाद जो है वापस उसी स्थान पर ही आ जाए। सर बोले एक जो है खा के आ जाएंगे, सर एक बार वृत्ताकार पथ में दौड़ के ही आ जाएंगे, नहीं, कैसे नहीं आएंगे वो समझा दो। सुनना, माना कि 9 बजे जो है, पहले कौन, सोनिया स्टार्ट होती है, सोनिया 9 बजे स्टार्ट हुई, तो सोनिया जब भी वृत्ताकार पथ करके वापिस यहाँ तक पहुंचेगी, सोनिया सुनना यहां से यहां तक पहुंचेगी, तब कितना मिनट हुआ होगा सोनिया के लिए, मैं लिख रहा हूं, सुनना, सोनिया के लिए जब मिनट हुआ होगा 18, कितना मिनट हुआ होगा, 18 मिनट हुआ होगा, तभी ये पहुंचेगी यहां पर पहुंचेगी, मतलब कि कितने बजे, ऑलमोस्ट 9:18 पे यहां पर पहुंचेगी। 18 मिनट लगते हैं, 9 बजे माना कि स्टार्ट हुई तो 9:18 तक पहुंचेगी सोनिया। जी सर जी, यहां तक समझ में आ गया। अब रवि यहां से 9 बजे रवि भी स्टार्ट हुआ, रवि कितने बजे पहुंचेगा, तो रवि इससे पहले पहुंचेगा 9:12 पे, 9:12 पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा, समझ में आया क्यों। ये लेती है सोनिया 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। माना कि अभी 9:12 हुई है तो यहाँ पर केवल और केवल कौन आया, रवि आया, सोनिया अभी तक नहीं आई। 9:12 हुई है, अभी केवल कौन आया, रवि। लेकिन जब 9:18 होगी तभी सोनिया आएगी, तब तक रवि थोड़ा और आगे चला जाएगा, रुकना नहीं है, बस थोड़ा और आगे चला जाएगा, मतलब 18 तक मानो कि रवि यहां तक आ गया। ध्यान से सुनना, 18 तक माना कि रवि यहां तक आ गया, समझ में आ गया। अब 18 तक यहां हो गया, तब सोनिया यहां पर पहुंची है 9:18 पर। जब तक रवि आगे चला गया है तब सोनिया यहां पर पहुंची है। अब एक बार वापस चक्कर लगाएंगे तो 24 तक तो यहां पर आ जाएगा। देखो 12 तक पहली बार आया रवि, दूसरी बार और 12 मिनट लगेंगे, मतलब 9:24 पर 9:24 तक आ जाएंगे। लेकिन सोनिया को वापस आने में कितना समय लगेगा, तो 18 ये और 18 और 36,
क्या इसमें मतलब कि आपको क्या निकालना है कि दोनों जो है यहाँ आने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा अधिकतम मान। क्या निकालना पड़ेगा? अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान कैसे निकालना सुनना, अधिकतम मान निकालना। अधिकतम मान किसमें हम निकालते थे? तो अधिकतम मान जो है हम निकालते थे लसप में। किसमें निकालते थे? लसप में, क्योंकि मसप हैसियत के अंदर हम निकालते थे न्यूनतम मान। तो हमको क्या निकालना है? अधिकतम मान निकालना है। चलो देख लेते हैं। एक 18 एक 12, दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहले 18 फिर 12। चलो यहां कर देते 18। क्या अभाज्य गुणनखंड भी सिखाऊं? नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को भाग दो, क्या आया? 9 आ जाएगा। उससे 2 का जाता नहीं, 3 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा। वापिस 3 का भाग और 1, कितना आया? ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका देख लेते हैं 12 का। 2 का भाग दिया 6 आया, 2 का भाग जा रहा है सर जी। 3 आया, 3 आया और 1 आया। कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया हमने। क्या क्या आया इसका? देखो पहले 2 का भाग दिया, फिर 3 का और फिर 3 का। इसमें 2 का दिया तो 6 आए, 6 में 2 का जा रहा है तो 2 का दे दिया और फिर 3 का। यहां तक आपको सीधे समझ में आ जाना चाहिए। मतलब इसका का ये जो गुणनफल होता है भी होता है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आपको घात के हिसाब से लिखना है। कैसे लिखना है? तो 2 इंटू 3 कितनी बार है? तो 3 है, 2 बार, मतलब 3 की घात 2। और इधर लिखना चाहिए तो इधर 2 है जो कि 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू जितनी घात है उतनी लिखनी है। अब मैंने इसको 2 इंटू 2 नहीं किया सर जी, जितनी घात है, जैसे 3 की कितनी घात है? 2। माना कि यहाँ पर ऐसे होता 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की कितनी घात? 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3। जितनी बार वो संख्या है उतनी बार। हम यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 हो गई। और यहाँ पर 2 बार है तो 2। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है अधिकतम मान, मतलब कि लसप। अधिकतम मान क्या निकालना है? अधिकतम मान, मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? आपको निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे एलसीएम में? मैंने क्या सिखाया कि सब संख्या एक एक बार आनी चाहिए। क्या सिखाया? सब संख्या एक एक बार आनी चाहिए और उसकी अधिकतम घात आपको लेनी है। अधिकतम घात मतलब सबसे पहले 2, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 2। समझ में आया? अब आपको 2 बार नहीं लिखना है, बस एक बार जो अधिकतम घात वो लिख दी। इनटू अब आपके दोनों में क्या है? 3, तो 3 लिख दिया। और 3 की सबसे अधिकतम पावर कितनी है? 2। दोनों में है वो दोनों संख्या लेनी है। माना कि यहां पर केवल और होता 5, माना तो इधर हम 5 भी लेते, ये ध्यान रखना। उभयनिष्ठ है वो मसप में देखते हैं, लसप में उभयनिष्ठ नहीं देखते। लसप में सब संख्या एक एक बार लिखनी है, लिख देंगे। सब संख्या एक एक बार लिखनी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 दिया 12 इंटू 3 बराबर 36 मिनट। मतलब कि दोनों प्रारंभिक स्थिति में आने में 36 मिनट टाइम लगेगा। कितना मिनट टाइम लगेगा? 36 मिनट। मतलब यदि 9 बजे दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो 9:36 पर दोनों यहां पर आ जाएंगे। अब कौन कितने बार चक्कर लगा रहा वो हमारा मैटर नहीं करता, लेकिन 9:36 पर वो है जो यहां पर जहां से स्टार्ट हुए बाद दोनों एक साथ आएंगे। एक साथ आएंगे वो पूछा इसने, एक साथ आ जाएंगे। कैसी लगी आज की क्लास है? यकीन बैच की दूसरी क्लास थी अपनी। कौन सी क्लास थी? यकीन बैच की दूसरी क्लास थी। हमने पढ़ लिया है एक्सरसाइज 1.1। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। कल करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कुर्सा परिवार आप सभी के साथ रहेगा। आप मुझसे एक वादा करो कि रोज क्लास लोगे और अपना ध्येय वाक्य क्या रहेगा? अपने पूरे कितने नंबर आने वाले हैं अब की बार? 100 में से 100 आने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा।